ओके, हमने अभी तक जो फॉर्म हैंडल किया है ना, उसमें 2 फील्ड्स थी। इट्स नॉट अ बिग डील। हमने 2 डिफरेंट स्टेट्स बनाई। उन दोनों डिफरेंट स्टेट्स को वैलिडेट करना भी आसान, उनके डेटा को 2 डिफरेंट स्टेट्स में सेव करके सेंड करना भी आसान, या मूव करना या सर्वर पे भेजना, जो भी कुछ करना है हमें, वो आसान है। सपोज़ करें यहाँ पे 10 या 15 फील्ड्स हों, तो फिर आपको कितनी स्टेट्स चाहिए होंगी? 10 से 15, या इसका अल्टरनेट वे भी है, 10 से 15 स्टेट्स के बजाय आप एक ही स्टेट का ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर उसी तरह इम्यूटेबल करके उसको वो सारा कुछ मैनेज कर लें। लेकिन स्टिल इट्स अ बिग हेडेक to handle the forms, especially when your form grows up to tens of yeah, I mean 12, 15, 14 फील्ड या बड़ा लॉन्गर फॉर्म हो। और अगर लॉन्गर फॉर्म ना भी हो, इवन छोटा फॉर्म भी हो, तो इसको भी करने का जरा ज्यादा स्मार्ट वे। अभी देखिए, हमने कहीं भी एरर शो नहीं किया, जस्ट हमने अलर्ट बॉक्स शो किया हुआ है। लेकिन हम जब हर एक को एरर शो करेंगे, तो हमें अगर 10 फील्ड्स हैं, तो 10 फील्ड्स के लिए पहले तो डेटा की स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर हर एक के लिए एरर की अलग स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर हर एक पे ऑन ब्लर, ऑन चेंज, या हैंडल चेंज, और हैंडल ब्लर, और हैंडल क्लिक, जो भी हम चाहें ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें या इवेंट्स परफॉर्म करना चाहें, हर एक फील्ड के लिए अलग-अलग होगा। तो बजाय ये काम करने के, इट इट गेट्स लेंथी, और फिर जो-जो फॉर्म ग्रो करता जाता है, तो ये चीज़ें बड़ी मेसी होती जाती हैं। हम अगर रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देखें, तो वैसे हमारी इंस्पिरेशन होती है, जो भी हम काम करते हैं, वो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, ज़ाहिर है जिसने रिएक्ट लिखी है, उसने तरीके बताए हैं कि कौन-सा तरीका बेहतर है। अगर हम यहाँ पे जाएँ और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ और ये मेन कॉन्सेप्ट्स में जाएँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने मोर और लेस कुछ ना कुछ पढ़ भी लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, जेएसएक्स पढ़ लिया है, एंड एलिमेंट्स को कैसे रेंडर करते हैं, कंपोनेंट्स और प्रॉप्स पढ़ लिया है, स्टेट एंड लाइफ साइकिल पढ़ लिया है। लाइफ साइकिल हमने नॉर्मली एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम हुक्स इस्तेमाल करते हैं, तो लाइफ साइकिल मेथड्स इम्प्लिसिटली इंटरनली कॉल हो रहे होते हैं। किसी दिन हम बहस कर लेंगे। वैसे अगर इसको ना भी पढ़े, तो एज सच इसकी फंक्शनल कंपोनेंट्स में जरूरत नहीं है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। हैंडलिंग इवेंट्स भी हमने पढ़ लिया, कंडीशनल रेंडरिंग भी हमने पढ़ लिया, लिस्ट्स एंड कीज भी हमने पढ़ लिया, फॉर्म भी हमने पढ़ लिया, लिफ्टिंग स्टेट अप ये भी हमने पढ़ लिया, चाइल्ड से डाटा को वापस पेरेंट में भेजना हो। कंपोजिशन ये नहीं पढ़ा, इनहेरिटेंस और कंपोजिशन और थिंकिंग इन रिएक्ट, ये तो सिंपली अप्रोचेज हैं। मैं अभी जो टॉपिक को छेड़ रहा था या छेड़ने की कोशिश करने लगा हूं, वो है फॉर्म। अगर आप फॉर्म में जाए ना, तो रिएक्ट ने फॉर्म हैंडलिंग उसी तरह से की हुई है जिस तरह से हमने की हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ अच्छा, ये जो मैं जिन क्लास कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, क्लास कंपोनेंट्स पहले इस तरह के होते थे, ठीक? और स्टेट्स इस तरह से मैनेज होती थी। तो हमने इसको नहीं फॉलो करना, बिकॉज़ हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? नीचे आ जाएँ, कहीं इसने फंक्शनल कंपोनेंट की भी मिसाल दी होगी। लेट्स सी। अच्छा, इसने नहीं दी हुई। बहरहाल, अगर आप नीचे यहाँ पे आ जाएँ, तो यहाँ पे यानी ये सेक्शन कौन-सा हम पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स का। फॉर्म के सेक्शन में आखिर में फुली फ्लेज्ड सॉल्यूशंस, ये जो ऊपर जो फॉर्म का इसने तरीका अडॉप्ट किया हुआ है ना, ये वही तरीका है जो हमने किया हुआ है अपने एंड पे, ठीक है? तो यहाँ पे इसने ये कहा हुआ है कि फुल फ्लेज्ड सॉल्यूशन क्या है फॉर्म हैंडलिंग का? इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग वैलिडेशन, कीपिंग ट्रैक ऑफ विजिटेड फील्ड्स एंड हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन, फॉर्मिक इज वन ऑफ द पॉपुलर चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि देयर आर मेनी वेज ऑफ हैंडलिंग फॉर्म, लेकिन ये फॉर्मिक की जो लाइब्रेरी है, इसको कौन रिकमेंड कर रहा है, या कौन एटलीस्ट इसको इंडोर्स कर रहा है? रिएक्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन। दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू गो द, वरना रिडक्स फॉर्म्स भी हैं और भी कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो फॉर्म के डाटा को हैंडल करती हैं, और बहुत सारे। सो वी विल टॉक अबाउट फॉर्मिक is one of the popular choices. However, it is built on the same principle of controlled components and managing states. अच्छा, दो चीजें एक और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। अगर आप यहाँ पे आए, in HTML form elements such as input, text, array typically maintain their own state and update it based on user input. In React, mutable state is typically this दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और एक होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। अगर आप इनपुट की फील्ड्स को यूज स्टेट रिएक्ट वाला तरीका इस्तेमाल करके मेंटेन करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स है। और अगर आप इसको
प्लेन ओल्ड वनीला जेएस से डॉम के एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करके उनकी वैल्यूज गेट और सेट करें तो वो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। यही वजह है कि जब अब कभी अगर आपको डायरेक्ट इनपुट एलिमेंट्स बाय आईडी या बाय क्लास नेम किसी तरह से गेट करेंगे तो ये आपको एक वार्निंग देगा कंसोल पे कि आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं या अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं किसको? कंट्रोल्ड कंपोनेंट को। और कंट्रोल्ड कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिनकी स्टेट को हम प्रॉपर यूज स्टेट हुक के जरिए मेंटेन कर रहे होते हैं स्टेट्स को। यानी जो हमने किया है वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट था। एनीवेज, सो हम बेसिकली फॉर्मेट पे आएंगे और अगर मैं इस फॉर्मेट को ओपन करूंगा तो ये पूरी की पूरी फॉर्म की लाइब्रेरी है और बहुत ज़्यादा रिच लाइब्रेरी है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है अगर आप सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगा आपको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म को फॉर द टाइम बीइंग हम रजिस्टर फॉर्म या मतलब एनी फॉर्म दे सकते हैं। उसमें 4-5 फील्ड्स बनाते हैं और फिर हम फॉर्मेट से उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाउ सिंपल इट इज। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा और इस पेज को नाम दे दूंगा फॉर एग्जांपल register डॉट jsx और इसको मैं ये करूंगा और चूंकि मेरे पास फॉर्म की फील्ड्स यही मैं इनको कर लेता हूँ, यहाँ से फॉर्म की फील्ड्स पे कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, ठीक। सो लेट्स रिमूव दिस हैंडल स्टेट, लेट्स रिमूव दिस ऑन चेंज। हम बिल्कुल जो तरीका है अपना फॉर्मेट का वाला वो यूज करूंगा, इसलिए मैं जो मैनुअल तरीका किया था वो सारा कुछ क्या कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ या रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये डिसेबल वगैरह का भी आपको पता लग गया है और इसको मैं कहता हूँ जी create and so this is not the blog description, rather this is going to be full name जस्ट मैं एक सैंपल टेम्पलेट बना लूं फिर आपको। full name, this is going to be like for example email and that's going to be like email this। और इसी तरह फुल नेम के बजाय हम यहाँ पे बल्कि इसके बजाय 2-3 फील्ड और कर लेते हैं। एक फॉर द एड्रेस यहाँ पे और यहाँ पे एंड देन हम इसको कर लेते हैं जी that's going to be phone number and phone, that's pretty much it। ये हमने रजिस्टर का पेज बना लिया, इसको हम राउट में लगा देते हैं ताकि हम किसी बटन के क्लिक पे इसे ओपन कर लें। so that's pretty much it like और देन इसको हम जाके हेडर के अंदर register so let's see we do have this और इसके टॉप पे हम यहाँ पे हेडर भी लगा देते हैं so that we do have this। so this is admin and this is register, ठीक है। so full name, email, address और phone, ये 4 फील्ड्स हैं। 4 की जगह आप जितनी मर्जी बना लें, दैट्स टोटली अप टू यू। अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मेट। मेक श्योर कि अब यहाँ में सारा कुछ स्टेट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक एम्प्टी HTML का सादा सिंपल सा फॉर्म है। सो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चूंकि फॉर्मेट इज अ लाइब्रेरी, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है ना।
यस। सो चूंकि फॉर्मिक इज अ लाइब्रेरी, तो सबसे पहले आप इसे गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन करते हैं, और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास ये कमांड है npm install फॉर्मिक। जब भी आपके पास ये हाइफन हाइफन सेव लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन है कि आप इस लाइब्रेरी को एज अ डिपेंडेंसी पैकेज जेसन में सेव कर दो। ये पुराना तरीका था। अब मॉडर्न तरीका ये है कि आप सिंपली किसी चीज को इंस्टॉल करें तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है। लेकिन पहले ये होता था कि आपको एक्सप्लिसिटली हाइफन हाइफन सेव मेंशन करना पड़ता था ताकि उसकी एंट्री पैकेज जेसन में आ जाए। ठीक है। सो सबसे पहले मैं इस सर्वर को रन रहने देता हूँ, साथ में अलग से टर्मिनल ओपन करता हूँ, और इस टर्मिनल में लेट्स ओपन द टर्मिनल। और इस टर्मिनल में मैं क्या करता हूँ, ये कमांड इंस्टॉल करके npm install फॉर्मेट, ठीक है, मैं सेव नहीं करता, आप कर लें भी तो कोई हर्ज नहीं। सो कोई भी लाइब्रेरी जब आप यूज करेंगे तो पहला स्टेप आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब तक ये होती है, हम वापस यहाँ पे आते हैं और इसकी डॉक्स में जाते हैं। अच्छा, वैसे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन अब बड़ी डिटेल से आप पढ़ें तो आपको काफी कुछ अच्छा समझ आएगा, लेकिन मैं स्ट्रेट अवे इसकी एक एग्जांपल पे लेके चलूंगा आपको, और वहां पे मैनुअली सारा कुछ खुद एक्सप्लेन करूंगा, तब ताकि आप जब उसको समझेंगे तो यू वुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट। मैं डॉक्स में जाके या गेटिंग स्टार्टेड के बाद ये जो ट्यूटोरियल का सेक्शन है ना, मैं इसमें आया, और इसमें आप बिल्कुल नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे आ जाएं, वैलिडेशन। और वैसे तो इसकी ये सारी एग्जांपल्स वन बाय वन इसने खुद स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें ऑल इन वन है। जो चीजें ये ऊपर अलग अलग करके समझा रहा है, ये जिस एग्जांपल में मैं जा रहा हूँ, ये सारा का सारा इस एग्जांपल में क्या है, ऑल इन वन है, सारा कुछ एक ही एग्जांपल में दिया पड़ा है। अब मैंने आपको दो बातें समझाई थी। एक बात तो ये है कि हमने फॉर्मिक को यूज करना है फॉर्म की स्टेट मैनेजमेंट के लिए, यानी फॉर्म की जितनी फील्ड्स हमारे पास 8 हैं, 10 हैं, या यूं समझ लें फॉर्म डेटा हैंडलिंग के लिए। डेटा हैंडलिंग का मतलब ये है कि हमें इनकी अलग-अलग स्टेट जो मेंटेन करनी पड़ती थी, फिर उनको प्रॉपर सारा कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता था। तो फॉर्मिक ये काम करता है स्टेट मैनेजमेंट या फॉर्म डेटा मैनेजमेंट। इसके साथ अगर हमने फॉर्म एरर हैंडलिंग भी करनी है या वैलिडेशन भी करनी है, जैसे मैंने मैनुअली किया था कि अगर वो खाली हो तो ये कर दो, अगर इनवैलिड इनपुट हो तो ये कर दो। बाद में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फ़ोन नंबर की वैलिडिटी चेक करो, अगर सीएनआईसी यूज़र से ले रहे हैं तो सीएनआईसी वैलिड दे रहा है या नहीं दे रहा, उसकी वैलिडिटी चेक करो। ईमेल अगर यूज़र से ले रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी चेक करो कि ईमेल वैलिड है या नहीं है। तो ये तमाम वैलिडेशंस जो हैं, ये फॉर्मिक के साथ एक और लाइब्रेरी आती है जिसको हम बोलते हैं यप। गॉट इट? सो यहाँ पे अगर मैं आप थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे ये स्कीमा वैलिडेशन विद यप, अगर मैं इस पे आऊँ तो ये वाली भी कंप्लीट एग्जांपल है, जो मैंने ऊपर आपको शो की थी वो वाली भी कंप्लीट एग्जांपल है। वो जो ऊपर वाली शो की थी वो कंप्लीट एग्जांपल है फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट विदाउट यूजिंग यप वैलिडेशन। ये जो एग्जांपल है, ये कंप्लीट एग्जांपल है विद एरर हैंडलिंग विद डेटा मैनेजमेंट यूजिंग फॉर्मिक एंड यप। दिस इज द पर्पस। ये कहाँ से निकलेगा? आई रिपीट अगेन, आप फॉर्मिक के मेन पेज पे आएंगे, आप यहाँ से डॉक्स पे जाएं या गेटिंग स्टार्टेड वाले नीले बटन पे जाएं, यहाँ से ट्यूटोरियल में आएं और सीधा यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन विद यप। अगर आप खुद ऊपर के जितने स्टेप्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, वो आप पढ़ें तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। एनीवेज, पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने फॉर्मिक की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। आप जेसन में जाके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि फॉर्मिक, ये आ गया हमारे पास फॉर्मिक, ठीक है। अब इसके बाद हमें, अच्छा, ऐसा नहीं है कि यप अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी वैलिडेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये जिस तरह फॉर्मिक को रिकमेंड किया है ना रिएक्ट ने, तो फॉर्मिक खुद रिकमेंड करता है आगे यप को फॉर द वैलिडेशन, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यप की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं npm install यप ये कॉपी करूंगा और यहाँ पे आगे इसको भी पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली आपको दो लाइब्रेरीज की जरूरत है, एक फॉर्मिक की और एक यप की। अब जब ये दोनों लाइब्रेरीज छोटी-छोटी हैं, ये मैंने इंस्टॉल कर ली, तो मैं वापस इधर आता हूँ, मेरा सर्वर ठीक चल रहा है, एवरीथिंग थिंग इज़ वर्किंग वेल। अब आपको हुक्स का कॉन्सेप्ट पता है।
कुछ हुक्स हैं जो रिएक्ट्स में आती हैं इनबिल्ट, जैसे यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, बाकी और बहुत सारी हैं, यूज रिड्यूसर्स वगैरह हैं, यूज कॉलबैक है, यूज मेमो है, बहुत सारी हैं। इसी तरह जब हमने राउटिंग के लिए लाइब्रेरी यूज की थी रिएक्ट राउटर डॉम, तो उसने भी हमें एक हुक दी थी यूज पैरम्स। अच्छा, वो भी एक से ज्यादा हुक देता है, हमने एक इस्तेमाल किया अभी तक यूज पैरम्स। इसी तरह अब हमने यप और फॉर्मिक यूज किया है, तो कुछ हुक्स ये भी देते हैं। तो हुक्स बेसिकली मैंने आपको पहले बताया हुआ कि दे आर नथिंग बट अ फंक्शन, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, तो इसलिए उसको हम हुक बोलते हैं, ये रिएक्ट वाले उसको हुक बोलते हैं। तो जब हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं रिएक्ट के साथ, तो वो भी अपने साथ बहुत सारी हुक्स लेके आती हैं। जब हम फॉर्मिक इस्तेमाल करते हैं ना, तो फॉर्मिक हमें एक हुक देता है जिसका नाम है यूज फॉर्मिक। गॉट इट? सो मैं सबसे पहले फॉर्मिक को इस्तेमाल करने के लिए जो फॉर्मिक की दी गई हुक है, इंपोर्ट यूज फॉर्मिक फ्रॉम फॉर्मिक। और आपको पता है कि मैंने करली ब्रैकेट में से क्यों इंपोर्ट किया? मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करें, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नेम्ड एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, जिस तरह आप बाकी दूसरी हुक्स को कॉल करते हैं, इसको भी कॉल करने का वही तरीका है। क्या? यूज फॉर्मिक, और इस फॉर्मिक हुक को आप किसी एक वेरिएबल में सेव कर दें। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया फॉर्मिक। ठीक। अब आप कहेंगे जी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको वो नहीं किया, सेट फॉर्मिक नहीं किया, तो मैं कोई डाटा इसका मैनुअली सेट नहीं करने जा रहा। ठीक है, बाय द वे अगर आप यूज स्टेट को भी यूं इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, आपको पता है कि इसको दोबारा आपने डेटा को सेट नहीं करना, तो आप इसको भी यूं कर सकते हैं। नो वरीज अबाउट दैट। ये जरूरी नहीं कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है, उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। सो यूज फॉर्मिक की हुक मैंने कॉल कर ली सबसे पहले। ये यूज फॉर्मिक की हुक, जैसे हम नॉर्मली यूज स्टेट में एक आर्गुमेंट लेते हैं ना, वो यानी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, वो अरे भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकती है। यूज इफेक्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। इस ऑब्जेक्ट में तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन है। आपने इसको रट लेना है कि यूज फॉर्मिक हमेशा क्या लेगा? एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में वो क्या लेगा? तीन प्रॉपर्टीज। उन तीन प्रॉपर्टीज में से पहली है इनिशियल वैल्यूज। करेक्ट? ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट, फर्दर एक ऑब्जेक्ट। ठीक। फॉर्मिक जो ऑब्जेक्ट लेता है, उसकी जो दूसरी की है, दैट इज वैलिडेशन स्कीमा। करेक्ट? मैं इसको भी फिलहाल ऑब्जेक्ट देता हूं, बाद में वापस आता हूं कि इनकी वैल्यूज क्या होनी है। सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं, यूज फॉर्मिक एक ऑब्जेक्ट लेता है एज एन आर्गुमेंट, और उस ऑब्जेक्ट में वो कितनी प्रॉपर्टीज लेता है? तीन प्रॉपर्टीज लेता है एट मिनिमम। और तीसरी ये लेता है ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट की वैल्यू में ये एक फंक्शन लेता है, लाइक दिस। क्लियर? और ये फंक्शन आप चाहें तो आप यूं ही एरो फंक्शन बना दें, कोई मसला नहीं। That's what मैं- तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट कंटेन प्रॉपर्टीज, तो यूज फॉर्मिक एक ऑब्जेक्ट लेता है, उस ऑब्जेक्ट में उसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, इनिशियल वैल्यूज, वैलिडेशन स्कीमा, और ऑन सबमिट। ठीक। अब ऑन सबमिट फंक्शन है, तो मैं इसको, अच्छा, अब इनिशियल वैल्यूज में क्या होता है? इनिशियल वैल्यूज में आपकी स्टेट की इनिशियलाइजेशन होती है। स्टेट्स की, हमारे पास कितनी स्टेट्स हमें चाहिए? एक फुल नेम की, एक ईमेल की, एक एड्रेस की, और एक फोन की। सो आप इस ऑब्जेक्ट में क्या करें? फुल नेम इनिशियली क्या होगा? एम्प्टी स्ट्रिंग। ईमेल इनिशियली क्या होगा? ईमेल भी स्ट्रिंग ही है ना। और एड्रेस क्या होगा? स्ट्रिंग। और फोन भी क्या होगा? इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग। ये आपकी इनिशियल वैल्यूज का मतलब ये है कि आपके फॉर्म में जितनी फील्ड्स हैं, आप उतनी फील्ड्स की, यानी उतनी ही स्टेट्स यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दें ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। एक कोशिश करें कंसिस्टेंसी के लिए कि जो नाम आप यहाँ दें इनपुट फील्ड का, एग्जैक्टली वही नाम आपका क्या हो? स्टेट का हो। अगर ये देंगे तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगे आप। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये जो अब यहाँ पे ये जो चीज है, वैलिडेशन स्कीमा का मतलब ये है कि हम इस फॉर्म की ये जितनी फील्ड्स हमने स्पेसिफाई की है ना, हम क्या चाहते हैं? इनकी वैलिडेशन भी करना चाहते हैं। तो वैलिडेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज की है मैंने? यप की। तो इसका मतलब है मुझे यप को यूज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? यप को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है एलियस क्या होता है? एलियस मैंने आपको गालिबन ब्राउजर राउटर के वक्त भी बताया था कि अगर आप ये करें
इंपोर्ट स्टैटिक का मतलब होता है इंपोर्ट ऑल, यानी यप की लाइब्रेरी में जितनी भी फंक्शनैलिटीज है उन सबको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो और उनको एलियस दे दो। क्या? यप। ये नाम कुछ भी हो सकता है। एलियस का मतलब आप अपनी मर्जी का नाम दें ताकि लेटर ऑन आपको कॉल करने में उसको आसानी हो। तो मैंने वैलिडेशन के लिए क्या कर लिया, यप। अब इस यप को इस्तेमाल करने का ये तरीका है, आप यहां पे इस ऑब्जेक्ट को काट के यप डॉट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्ट इन है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट का फंक्शन बिल्ट इन है यप की लाइब्रेरी के अंदर। तो मैं इसको ये करता हूं और इसके अंदर इसको फॉलो करते हुए, यानी यप के अंदर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ये बिल्ट इन फंक्शन है ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट लेता है इस तरह से। खैर, अच्छा, मुझे चूंकि मैंने 2-3 दफा प्रैक्टिस, 2-3 से ज्यादा दफा प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे कुछ चीजें जुबानी आइडिया है या याद है, और अगर ना भी याद हो तो मैं साथ बार बार डॉक्यूमेंटेशन को खुद भी देख रहा हूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी पॉसिबल एरर। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप इसी डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ फॉलो करें, जो उन्होंने तरीका बताया है, जाहिर है उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस ही बताई है, तो आप उनको देख के फॉलो करें। तो आप देख रहे हैं कि मैं बार बार इसको ओपन करके इसको रेफर कर रहा हूँ कि कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यप डॉट ऑब्जेक्ट में इन तमाम फील्ड्स का वैलिडेशन क्राइटेरिया देना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी फील्ड का नाम क्या है, फुल नेम। तो मैं ये चाहता हूँ कि फुल नेम का क्या वैलिडेशन क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ जी यप डॉट स्ट्रिंग, कि ये क्या हो, यानी फुल नेम क्या एक्सेप्ट करे, सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। अच्छा, यहाँ मेथड की चेनिंग है। आप ये कहेंगे जी कि यप के अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस है ये हमें कहाँ से पता चलेंगे कि यप के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे सेपरेटली जाएं और यहाँ पे लिखें यप वैलिडेशन। यार ये गूगल की तो, अगर आप यहाँ पे ये यप npm की लाइब्रेरी भी है, यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट मेथड्स की डिटेल यहाँ पता चलेगी इसकी गिटहब रेपो में। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखें, स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड, नंबर रिक्वायर्ड, पॉजिटिव, इंटीजर, ये सारे रूल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि एज के अगेंस्ट वो क्या एक्सेप्ट करेगा, नंबर। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि इसको खाली रहने की इजाजत नहीं देगा। पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटीजर का मतलब यह है कि ये पॉइंट वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप ये सारी चीजें देंगे तो ये सारे रूल्स ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाएंगे। ईमेल के अगेंस्ट आपने स्ट्रिंग लिखा तो इसका मतलब ईमेल में सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग। और डॉट ईमेल का मतलब ये ईमेल की वैलिडिटी भी चेक करेगा कि इनवैलिड ईमेल तो नहीं है। ठीक, अगर आपको यूआरएल लेनी है यूजर से तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग। और ये वैलिड यूआरएल खुद, और नलेबल का मतलब क्या है कि अमन नल रह सकती है, खाली या एम्प्टी। क्रिएटेड ऑन डेट, डिफॉल्ट, करंट डेट, अभी की जो डेट है वो डाल दें अगर यूजर कभी नहीं डाले। इसी तरह नीचे आए, ये सारे के सारे रूल्स हैं यप के। ये स्कीमा डॉट क्लोन, लेबल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट, वैलिडेट। इसके नीचे आए, ये सारी की सारी पूरी लिस्ट है। ये किसके लिए हैं, ये सारे के सारे स्कीमा बनाने के लिए। ये किसके लिए हैं, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स के लिए हैं। रिक्वायर्ड, लेंथ, मिन, मैक्स, मैचेस, मैचेस, ईमेल, यूआरएल, यूयूआईडी, इंश्योर, ट्रिम, लोअर केस, अपर केस। ये किसके लिए हैं, सारे नंबर्स के लिए। ये बूलियन के लिए, ये डेट्स के लिए, ये अरेज के लिए, ये टपल और ऑब्जेक्ट के लिए। टपल क्या होती है, अरे लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। समझ आई बात? तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं जितने बता दूंगा आपको शायद ही उससे ज्यादा जरूरत पड़े। अगर जरूरत पड़े तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को दे सकते हैं। मैं कहता हूँ फुल नेम, फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो फुल नेम की मिनिमम लेंथ है ना वो भी स्पेसिफाई हो। मैं दूंगा जी डॉट मिन, और मिन में साथ दूंगा, देखिए मिन में क्या कह रहा है, नंबर दें कि मिनिमम कितने लेटर्स होने चाहिए नंबर, और साथ में क्या दें, मैसेज दें। अब मैं पहले देता हूँ जी, मिनिमम नाम कोई भी 3 कैरेक्टर से लेस नहीं होता। ए एल आई एल ई मतलब शॉर्टेस्ट नाम एल ई, इससे कम कोई नाम पता है आपको तो मुझे भी बताएं। तो मैं कहता हूँ मिनिमम कैरेक्टर नाम के कितने एक्सेप्ट करो, 3। अगर 3 से कम हो तो ये मैसेज थ्रो कर दो। प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इन नेम, ये मैसेज जो यूजर को दिखेगा। ठीक,
तो फुल नेम के लिए मैंने कितने रूल स्पेसिफाई कर लिए? 2। और तीसरा रूल ये स्पेसिफाई कर दो कि इसको खाली भी ना छोड़ो। ये फील्ड हमेशा क्या हो? रिक्वायर्ड हो। कॉमा, एक फील्ड की वैलिडेशन कंप्लीट हुई, कॉमा आ गया, दूसरी फील्ड की वैलिडेशन लगा देंगे। ईमेल, तो ईमेल में भी यही सारा कुछ करें, लेकिन इसमें मिनिमम का क्राइटेरिया खत्म कर दें। लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड दे, साथ में क्या दे? ईमेल के वैलिड ईमेल मिले। ठीक। अगली फील्ड है आपकी एड्रेस। तो एड्रेस में एक तो ये स्ट्रिंग हो, दूसरा रिक्वायर्ड हो, और तीसरा मिनिमम 5 कैरेक्टर्स हो। एड्रेस इतना छोटा तो कोई नहीं हो सकता ना। ठीक। चौथा फोन नंबर हो। ये फोन नंबर की फील्ड मैंने जान के इंक्लूड की है कि ताकि हम वैलिड फोन नंबर की वो बाकी सारी कहानियां भी चेक कर सकें। खैर, यहां तक बात समझ आ गई जी आपको? मिनिमम कितने कैरेक्टर्स ऑफ फोन? 11 इंक्लूडिंग कोड, 11 रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। अच्छा, अब वैलिड फोन नंबर है या नहीं है, इसको भी चेक करने का एक प्रॉपर तरीका है रेजेक्स का। जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तो दोबारा इस फील्ड पे आऊंगा। फोन नंबर इंक्लूड करने का मकसद ये था। हमने यूज फॉर्मेट की हुक को इस्तेमाल किया और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया। उस ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज को फिलअप कर दिया, तीसरी प्रॉपर्टी रहती है। ठीक। अब जब हम इस फॉर्म का सबमिट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली, यानी जाहिर है हम इस फॉर्म में यहाँ फॉर्मेट का दिया हुआ सबमिट यहाँ कॉल करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगा तो इस फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ मिल जाएंगी एज एन आर्ग्यूमेंट। और मैं फिलहाल उनको कंसोल करके दिखाता हूँ कि क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लॉग अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, यूज फॉर्मेट की हुक को सेटअप किया है, इसको फॉर्म के साथ लिंक नहीं किया। तो अभी इस फॉर्म को नहीं पता कि मैंने फॉर्मेट को फॉलो करना है, मैंने वैलिडेशन कैसे अप्लाई करनी है, मैंने डेटा कहाँ से लेना है और कहाँ पे जाके सेट या स्टोर करना है। अभी दोनों आपस में लिंक नहीं हुए अभी, लेकिन सिर्फ यूज फॉर्मेट की हुक मुकम्मल सेटअप हो गई। अच्छा, ये यूज फॉर्मेट की हुक लेती एक ऑब्जेक्ट है और वापस देती भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फॉर्मेट हमें मिलेगा, ये सारा का सारा क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें होंगी। आपको पता है कि मैं चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को यूज कर लूं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी चीजें हैं उसे डॉट नोटेशन से एक्सेस कर लूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं फॉर्मेट को हटा के इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ है उसे डिस्ट्रक्चर कर लूं। ये तरीका ज्यादा आसान है। तो अब फॉर यूज फॉर्मेट की हुक हमें क्या क्या रिटर्न करती है या क्या क्या देती है, लेट्स हैव अ लुक। पहली चीज ये देती है जी हैंडल चेंज। दूसरी ये देती है हैंडल, ये फंक्शन देती है वापस। तीसरी चीज ये देती है हैंडल रीसेट। चौथी ये देती है हैंडल सबमिट। पांचवी देती है एरर्स का ऑब्जेक्ट। छठी देती है वैल्यूज का ऑब्जेक्ट। सातवीं देती है टच्ड का ऑब्जेक्ट। अरे, ये सारी कहानी अगर आप पढ़ते ना यहाँ से तो आप अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इसने फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट ही लिया हुआ है। मैं इससे जरा ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीजों को। ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है, जाहिर है उन्होंने बताया तो ठीक नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैंने उनको ज्यादा सिंप्लीफाई कर दी। ये सारी चीजें हमें कौन रिटर्न करता है? यूज फॉर्मेट के हुक। इन अदर वर्ड्स, ये जो हम अगर फॉर्मेट लिखते हैं ना तो फिर हमें ये सारी चीजें कैसे एक्सेस करनी पड़ती? फॉर्मेट डॉट हैंडल चेंज, फॉर्मेट डॉट हैंडल ब्लर, फॉर्मेट डॉट हैंडल रीसेट, फॉर्मेट डॉट हैंडल सबमिट, फॉर्मेट डॉट एरर्स, फॉर्मेट डॉट वैल्यूज। तो मैंने उनको क्या कर दिया, वो फॉर्मेट वाला लफ्ज बीच में से हटा के ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, अब क्या काम बहुत आसान हो चुका है। आपने हैंडल सबमिट को उठाना है और आपको खुद यहाँ हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज लिखने की हर एक इनपुट के लिए जरूरत
ये एक ही हैंडल चेंज सबके लिए काम करेगा। 10 फील्ड्स हों, 15 फील्ड्स हों, सबके लिए क्या एक ही हैंडल चेंज काम करेगा, ठीक है? तो पहले मैं हैंडल सबमिट लेता हूँ और इसको उठा के ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट। अब ये हैंडल सबमिट मेरा नहीं है, फॉर्मिक का है। तो अब मैं फॉर्मिक को फॉर्म के साथ लिंक करने जा रहा हूँ। तो लिंक करने का पहला स्टेप, जब सबमिट का बटन प्रेस हो, तो कौन सा सबमिट फंक्शन कॉल करो जो फॉर्मिक ने आपको दिया है, ठीक? अब आ जाएं जी हैंडल चेंज पे। अब आप यहाँ पे जाएं और इसको कहें ऑन चेंज इक्वल्स टू हैंडल चेंज, दैट्स इट। और वैल्यूज, हमें हर एक को वैल्यूज देते थे ना, वैल्यू इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यूज का ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारी वैल्यूज पड़ी होती हैं। तो मैं इसमें से वैल्यूज के ऑब्जेक्ट में से क्या निकालूंगा, डॉट नेम। मेकिंग सेंस? अच्छा, अब यही काम सबके साथ करूंगा, बस अपना कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत। इस पे जाऊंगा, हैंडल चेंज ऐसे ही रहेगा, फुल नेम की जगह क्या आ जाएगा, ईमेल। यहाँ आऊंगा, यहाँ आके इसको क्या करूंगा, एड्रेस। यहाँ आऊंगा, इसके साथ क्या करूंगा, फोन। अब जरा ये बात वापस जाएं, तो ये देखें इनपुट में ऑन चेंज में, अच्छा ऑन चेंज हमने कर लिया ना, हैंडल चेंज। अब वैल्यू भी कर लिया हमने। अब रह गया ब्लर। ब्लर का आपको पता ना क्या होता है, इवेंट ब्लर, कि आप टेक्स्ट बॉक्स फोकस हो, उसमें से फोकस को आउट करें तो वो क्या होता है, तो आप हर एक के साथ क्या लगाएंगे, साथ ब्लर भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसका आंसर आपको खुद थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। ऑन ब्लर दिस, और एक ही फंक्शन जो बिल्ट इन है, हैंडल ब्लर, इसको इधर इधर और इधर। अब देख लें कितना नीट एंड क्लीन काम हो रहा है, कोई गन नहीं, कोई हमें खुद से बहुत कम काम करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें वो फॉर्म में खुद हैंडल या मैनेज कर रहा है। एनीवेज, अब यहाँ पे मैच करें कि हर इनपुट फील्ड में हैंडल चेंज भी कॉल हो गया, हैंडल ब्लर भी कॉल हो गया, और वैल्यूज डॉट नेम भी कॉल हो गया। मेक सेंस? अच्छा, यहाँ पे देखें, हमें जो चीज इसने रिटर्न की हुई थी उसमें से हमने क्या क्या यूज कर लिया, हैंडल चेंज यूज कर लिया, हैंडल रीसेट नहीं चाहिए, फॉर्म रीसेटिंग के लिए होता है। हैंडल सबमिट चाहिए तो आप रख लें, वैल्यू भी यूज हो गया, दो चीजें यूज नहीं हुई, टच्ड और एरर्स। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट है, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई एरर शेरर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सारों को मैंने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना, तो एरर आना चाहिए ना, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यहाँ रिक्वायर्ड के अंदर मैंने कोई मैसेज नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कस्टम मैसेज जो आप देना चाहते हैं, प्लीज प्रोवाइड नेम। इसी तरह यहाँ भी कुछ दे दें, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, यहाँ भी कुछ दे दें, एड्रेस इज रिक्वायर्ड। और यहाँ भी दे दें, बड़े। अब ये एरर शो नहीं होगा फिर भी, क्यों? क्योंकि हमने ये एरर्स जब हम सबमिट करते हैं, तो अगर कोई एरर आता है पूरे फॉर्म में, तो वो सारे के सारे एरर्स कलेक्ट करके कहाँ भेजता है, इस एरर के ऑब्जेक्ट में। और ये एरर का ऑब्जेक्ट, एरर तो हमने कहीं शो ही नहीं करवाया हुआ, ठीक? तो जिस तरह हम ये करते हैं कि हर फील्ड के नीचे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एरर भी शो करा देते हैं। तो मैं इस इनपुट के नीचे आता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दे दें आप, आई मीन स्पैन दे दें या पैराग्राफ दे दें,
कोई एक मतलब एलिमेंट बना लें और इसके अंदर ERRO एरर्स डॉट लें। अब जरा देखिएगा, ये वही एरर है जो मैंने स्पेसिफाई किया था और मैंने कोई जोर नहीं लगाया ज्यादा। अच्छा, इसी तरह ये एरर्स तमाम की तमाम, तो इन एरर्स को मैं क्या कह देता हूँ जी, स्टाइल कलर इज गोइंग टू बी, ताकि वो एरर रेड हो ना, पता लगे एरर आया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, हर इनपुट फील्ड के नीचे जहां मर्जी शो करना चाहिए, आपकी चॉइस। और ये फुल नेम की जगह क्या हो जाएगा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड का एरर ही शो करे ना, ये ना कि एक ही एरर सारी जगहों में शो करे। इसको मैं क्या कर दूंगा जी, तो देखा नाम मैं किस लिए कह रहा था कि सेम रखें, कंसिस्टेंट हर जगह, बहुत ज्यादा आसान हो गया और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया। अभी जरा मैं कंप्लीट चीजें नहीं हुई, अभी टच रहता है, सारी चीजें बताऊंगा तो फिर आप आश्चर्य करेंगे। ठीक, आप जरा देखिएगा, नो एरर। जब तक मैं वैलिड फील्ड देखें, शुरू में एरर कुछ और है, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, जब मैंने कुछ टाइप कर दिया एरर चेंज हो गया खुद ब खुद। फर्स्ट भी, अब मैं ये कर दिया, अभी भी कह रहा है वैलिड नहीं है, मैंने ये कर दिया तो एरर हट गया। अब एड्रेस इज रिक्वायर्ड, वो कह रहा है जी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। और अब मैं फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, वो कह रहा है जी एटलीस्ट, और ये नंबर भी होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, फोन नंबर मस्ट बी अ न्यूमेरिक। ठीक, अच्छा मेरे ख्याल में नंबर जो है ये स्ट्रिंग मैसेज नहीं लेता, ये खुद ब खुद बता देता है। सी, क्योंकि एक ही वक्त में स्ट्रिंग और नंबर दोनों नहीं हो सकते। माई बी दिस इज द इशू। मेन जो है ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, न्यूमेरिक का फंक्शन नहीं है। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं, पहले अपना काम मुकम्मल कर लें, बाद में वाले काम करेंगे। ठीक, अब एक और मसला है, यूं मैं इसे टाइप करता हूँ तो एरर तो नहीं आना चाहिए सब पे, क्योंकि बाकियों को तो मैंने विजिट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इस पे विजिट किया, तो एरर सिर्फ इस पे आना चाहिए, इन पे तो तब आना चाहिए जब उन पे विजिट करूं। गॉट इट? तो ये एक मसला है। और दूसरी बात, क्लिक करने पे सब पे बेशक आए, लेकिन जब मैं क्लिक नहीं करता, मैं सिर्फ पहली फील्ड में आके टाइप करता हूँ कुछ, तो बाकी सारे एरर खुद पॉपअप हो जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए, जिस फील्ड पे विजिट करूं उस फील्ड का एरर आना चाहिए सर। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय टच्ड। इसको कॉपी करें और यहाँ आ जाए, ये लिखें टच्ड डॉट, अगर ये फुल नेम टच हुआ है, एंड एरर डॉट फुल नेम, यानी अगर फुल नेम टच हुआ है और टच होने के बाद भी फुल नेम में कोई एरर है, तो फिर ये शो करे जो भी एरर है, अदरवाइज कुछ ना करे। समझ आ गई बात? टच्ड डॉट फुल नेम का मतलब है कि अगर फुल नेम की फील्ड को टच किया गया है और टच करने के बाद फिर भी उसमें एरर आ रहा है, तो फिर जो एरर है फुल नेम का वो शो करे, अदरवाइज कुछ भी ना करे। अब यही काम कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें, टच्ड डॉट, मेकिंग सेंस?
that is going to be address, and that is going to be अब तो सबको देना चाहिए, लेकिन अब जब मैं इसमें एंटर करूं, अब कुछ भी नहीं दे रहा भाई। अब देखिएगा, नहीं दे रहा। मैंने इसको टच किया, कुछ एंटर किए, मेरा बाहर निकल आया, तो एरर सिर्फ उसी पे आया। अब अगले को मैंने टच किया, कुछ एंटर किए बगैर बाहर निकल आया, उस पे एरर। फिर इसको भी मैंने टच किया, कुछ किए बगैर बाहर निकल आया, फिर इसको मैंने किया, ये बारी-बारी एरर दे रहा, सारों को इकट्ठा नहीं दे रहा। अब मैं इस पे आता हूँ, कुछ चेंज किया, उसने एरर चेंज कर दिया, 5 पूरे हुए, उसने एरर खत्म कर दिया। 3 इधर आया, जब तक वैलिड ईमेल नहीं दूँगा तब तक रहेगा। इधर आया, इधर आया, ठीक? अब एक मसला है, इसको एरर देना चाहिए, व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट वाले को भी देना चाहिए, व्हिच इज़ 1 touched dot full name and errors dot full name, errors dot full name seems good। 12 देख लेते हैं, मे बी इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही हो। अच्छा जी, ये वार्निंग्स हमारे से रिलेटेड तो नहीं है, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर, अच्छा ये आपको पता है कैसी, और ये भी आपको पता है क्या है, ठीक है? सो इसका मतलब फॉर्मेट वैलिडेशन में कोई एरर, फॉर्मेट और यप की वैलिडेशन में। अब मैंने ये कहा था कि जब मैं सबमिट क्लिक करूँगा, तो चूँकि हैंडल सबमिट मैंने ये लिखा हुआ है, और ये कॉल करेगा इस वाले हैंडल सबमिट को, और ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा इधर, तो सारी वैल्यूज़ कंसोल पे लॉग होनी चाहिए। दिस अच्छा ये वैलिड नहीं है। दिस दिस थैंक यू वेरी मच। फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग, अब इसमें फाइल हैंडलिंग और इमेज अपलोडिंग रह गई है, फॉर्मेट और कुछ बाकी कंट्रोल्स जैसे चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, तो वो भी हम देखते हैं कल करें या, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो we'll see you on Monday with the brand new topic, that is the final topic of front end Redux state management.